नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 के पाठ 4 नन्हा फनकार का अध्ययन करेंगे। नन्हा फनकार एक बच्चे की कहानी है और इस कहानी का अध्ययन करने से पहले हम पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। कतारें कतारें क्या होती हैं? रेखाएं, पंक्तियां, नक्काशी, पत्थर पर चित्र उकेरना यानी पत्थर पर चित्र बनाना। किरंचे, पत्थर के टुकड़े या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। हुक्म, आज्ञा। सकपका, घबरा जाना। फनकार, कलाकार। इत्मीनान, भरोसा। मुआयना, जांच पड़ताल करना। महीन, बारीक। मंझोला, बीच का। सल्तनत, साम्राज्य। तलखी, कड़वापन। अनमने, बेमन से। प्रार्थना, विनती करना। दखल अंदाजी, बीच में रोकना। और असमंजस, सोच। तो अब हम कहानी का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इस बच्चे की कहानी में क्या है। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। अब ये जो बच्चा है ये अपने काम पर आ गया है और यहां आते ही इसने क्या किया, एक लाल चौकोर पत्थर उठा लिया। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये लाल चौकोर पत्थर है। और कोई भी व्यक्ति जब अपना काम शुरू करता है तो उससे पहले वो क्या करता है, वो भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है। तो उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, मन में अपने जिस भी भगवान को वो मानता है, जिनकी भी वो पूजा करता है, उनके नाम से उसने पूजा की मन ही मन में। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। जैसा कि आप देखेंगे इस चित्र में इस बच्चे के हाथ में क्या है, ये जो कील जैसी है ये क्या है, छेनी। और दूसरे हाथ में क्या है, हथौड़ा। तो ये बच्चा छेनी और हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अब इस लाल पत्थर पर जो ये नक्काशी का काम कर रहा है बच्चा, ये काम एक दिन का काम तो होता नहीं है। तो बच्चे ने अभी कुछ दिन पहले ही इस पत्थर पर नक्काशी के काम को प्रारंभ किया था। और वो क्या बना रहा था, घंटियों की कतारें बना रहा था। जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे ये घंटी बन रही है और घंटी की ये कड़ियां हैं, जो ये चेन जैसी आपको दिख रही है, ये कड़ियां हैं। और वो इस घंटी की कतारें और कड़ियां उसने उकेरना शुरू किया था। और क्योंकि वो कल जब अपना काम अधूरा छोड़ के गया था, वहीं से उसने आगे का काम शुरू कर दिया और एक अधूरी घंटी को उसने बनाना शुरू किया और छेनी की नोक टिकाई और सावधानी से हथौड़ा मारने लगा। क्योंकि धीरे धीरे हथौड़े को मारेगा तभी डिजाइन बनेगा। अगर वो अचानक से तेज से हथौड़े को मार देगा तो गड्ढा ज्यादा हो जाएगा और डिजाइन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो वो सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी क्या होती है, जो पत्थर पर हम पत्थर पर जो हम चित्र उकेरते हैं, चित्र बनाते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, नक्काशी के अंतर्गत। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरंचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। अब जैसे ही वो हथौड़ा मारता छेनी पर, पत्थर पर छेनी रखकर, तो क्या होता कि एकदम से कटाव हो जाता, गड्ढा हो जाता और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो चारों ओर बिखर जाते, उछल जाते। तो वो जल्दी से आंखें सिकोड़ लेता। वो आंखें क्यों सिकोड़ लेता था, ताकि पत्थर के वो जो छोटे छोटी किरंचे हैं, टुकड़े हैं, वो उसकी आंखों में ना चले जाएं। और साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। अब कोई व्यक्ति जब बड़े मन से किसी काम को कर रहा होता है ना, तो काम करते करते वो कुछ ना कुछ गुनगुनाने भी लगता है। कभी आपने अपने घर में देखा होगा कि मम्मी खाना बना रही होती हैं और साथ साथ गाना भी गा रही होती हैं। तो क्या होता है, उनका मन बड़ा खुश होता है और जब इंसान का मन खुश होता है तो वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है। तो ये बच्चा भी अपने काम को करते हुए बहुत खुश था और कुछ ना कोई एक गाना जो है वो अपने मन ही मन में गुनगुना रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराश यानी उसी के जैसे अन्य बच्चे जो नक्काशी का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वहां पर उस जगह पर सिर्फ यही बच्चा नक्काशी का काम कर रहा था, इसके जैसे और भी बच्चे वहां पर नक्काशी कर रहे थे। तो संग तराश क्या है, उसी के जैसे नक्काशी करने वाले बच्चे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब केशव की उम्र क्या थी, 10 साल। अब यहां पर आपको पता चला इस बच्चे का नाम क्या है, केशव, और इसकी उम्र कितनी है,
10 साल। इतनी छोटी उम्र में इसने पत्थर पर चित्र को उकेरना सीख लिया था। मतलब पत्थर पर इसने नक्काशी सीख ली थी। और ये नक्काशी का काम वो किससे सीख रहा था? अपने पिता से। और अभी क्योंकि ये नक्काशी सीख रहा था तो ये क्या कर रहा था? सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन ये उकेर सकता था। सीधी लकीरें बनाना तो आसान काम था, तो वो सीधी लकीरें बना लेता था, और थोड़े बहुत जो घुमावदार डिजाइन होते हैं, थोड़े बहुत जो हम घुमा के डिजाइन बना देते हैं, तो ये वैसे डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनसे उसने क्या बनाना, जो सबसे मुश्किल उसे लग रहा था वो था घंटी बनाना। घंटी बनाना आज तक का उसका सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब आप यहाँ चित्र में देखेंगे ये बच्चा क्या बना रहा है? घंटियां बना रहा है। और ये इसके हाथ में क्या है? छेनी और हथौड़ा। और उसे पूरा विश्वास था। उसे क्या विश्वास था? क्योंकि उसके पापा जो थे वो बहुत एक्सपर्ट थे पत्थर पर नक्काशी करने में। बहुत ही वो दक्ष थे, कुशल थे पत्थर पर नक्काशी करने में, और इसे भी यकीन था कि एक दिन ये भी वो सब कर पाएगा जैसे उसके पिता करते हैं। और वो भविष्य में क्या बनाना चाहता था? बहुत बारीक जालियां, यानी आपने जाल देखा होगा, जो आपने घरों में भी देखे होंगे, या आपने कोई डिजाइन देखे होंगे जहां पर जाल होते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और जाल बने होते हैं। तो इसको ये था कि मैं बड़ा होकर बारीक जाल बनाना सीखूंगा, जालियां बनाना सीखूंगा। महीन नफीस बेल बूटे, महीन नफीस बेल बूटे जो बिल्कुल बारीक काम होता है, जो बहुत ही छोटी छोटी बेल बूटे बनते हैं, यानी पत्ते बनते हैं, फूल बनते हैं, वो आपने देखा होगा। तो उसे यकीन था कि वो फ्यूचर में, भविष्य में वैसे महीन नफीस बेल बूटे बना पाएगा, कमल के फूल बना पाएगा, लहराते हुए सांप बना पाएगा, इठलाकर चलते हुए घोड़े बना पाएगा। ये सब कुछ वो पत्थर पर एक ना एक दिन जरूर उकेर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति थी इस काम को सीखने की। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यानी इसके जन्म से पहले इसके माता पिता कहाँ रहते थे? गुजरात में। जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तो वो आगरा आ गए। और आगरा में तब क्या था? तब बादशाह अकबर जो थे वो आगरे में किला बनवा रहे थे। और क्योंकि केशव के जो पिताजी थे वो पत्थर पर नक्काशी करने में बहुत कुशल थे, तो उनको उनके किले बनाने का काम मिल गया। और केशव का जन्म भी कहाँ पर हुआ? आगरा में ही हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का मौका तो कभी भी नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। अब जो उसका पुश्तैनी गांव था वो था गुजरात में, जहां उसके दादा परदादा उसके रिश्तेदार हुआ करते थे। लेकिन वहां जाने का मौका उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि उसके पिताजी किले के काम में व्यस्त थे, और ये भी अब नक्काशी करना सीख रहा था। तो अब आगरे की गलियां और सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। अब क्या हुआ? चारों तरफ जो संग तराश थे वो भी छेनी हथौड़े से पत्थर पर नक्काशी का काम कर रहे थे, तो ठक ठक खड़खड़ की आवाज आ रही थी। तो अगर उस आवाज के बीच में कोई व्यक्ति आ भी जाता तो किसी को पता ही नहीं चलता। तो अचानक ही केशव के पास एक व्यक्ति आ गया, और उसने आते ही क्या बोला? माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है। यानी जैसे हम कहते हैं ना, वाओ कितना सुंदर है ये, कितना ब्यूटीफुल है ये। तो ऐसे ही उसने बोला, उस व्यक्ति ने, कि माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी खूबसूरत हैं, कितनी सुंदर हैं। और उसने पूछा कि क्या ये घंटियां तुमने बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। अब केशव को लगा यहाँ पर कौन कौन आदमी आ गया जो मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। और फिर क्या हुआ? तो उसने उस आदमी को क्या कहा? बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी यानी बड़े कड़वेपन से, बेमन से। उसका मन नहीं था उत्तर देने का, लेकिन क्योंकि किसी ने पूछा था तो उत्तर तो देना पड़ा। तो उसने कहा कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इस पे नक्काशी का काम मैं कर रहा हूं? जब आप देख रहे हो कि नक्काशी का काम मैं कर रहा हूं, तो ये तो समझदारी वाली बात है, ये तो समझ जाने वाली बात है कि ये नक्काशी का काम, जो भी घंटियां बनाई है वो मैंने ही बनाई है, कोई और थोड़ी ना बना कर गया है। तो उसने उसको ऐसे तलखी से जवाब दिया।
दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। अब उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे दिख तो रहा है कि ये तुम बना रहे हो, लेकिन तुम इतने छोटे हो ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम बना सकते हो। तो केशव ने कहा, मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब उसने कहा, अच्छा 10 साल, फिर तो तुम बहुत बड़े हो। फिर वो आदमी पत्थर के पास बैठ गया और पत्थर पर, मतलब वहीं जहां पर केशव काम कर रहा था, वहां एक पत्थर पर वो आदमी बैठ गया और बोलने लगा, अरे हाँ, तुम तो फिर बहुत बड़े हो। वो कहता है, जब मैं 13 साल का था ना, तो मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब क्योंकि वो आदमी केशव के सामने आके बैठ गया, तो अब केशव को वो आदमी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था कि उसने क्या पहना है, वो कैसा दिखता है। तो केशव ने उसका मुआयना करना शुरू कर दिया कि ये कैसा है। तो केशव को क्या लगा? केशव को लगा कि उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, यानी वो आदमी देखने में लग रहा था 30 साल या 30 साल से ऊपर की उम्र का है। उसका कद मंझोला था, यानी कद मंझोला मतलब ना लंबा था ज्यादा, ना ज्यादा छोटा था, बीच का कद था उसका। और उसने सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुआ था। जैसा कि यहाँ चित्र में देखोगे, ये जो सफेद रंग का है, ये इसने अंगरखा पहना हुआ है और नीचे इसने पजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे, और उसके जो ये लंबे बाल हैं वो इस लाल पगड़ी में ढके हुए थे, यानी आगे से कोई भी बाल बाहर निकला हुआ नहीं था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। अब क्योंकि वो आदमी के कपड़े बड़े अच्छे थे, उसने गले में मोतियों की मालाएं पहनी हुई थी, हाथों में अंगूठियां पहनी हुई थी, तो केशव को लगा कि ये जरूर कोई अमीर आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, क्योंकि इसके पहनावे से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब कोई अमीर आदमी है। और उसका अब फिर उसने उसके चेहरे का मुआयना करना शुरू किया, और चेहरे में क्या देखा उसने कि उसकी नाक जो है बड़ी तीखी सी है, यानी बड़ी ऊंची सी नाक है, बड़ी अट्रैक्टिव सी नाक है उसकी। बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, और मूछें इतनी घनी हैं, इतनी ज्यादा हैं कि उसके होठों को, ऊपर वाले होठ को ढक रखा है मूछों ने। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, यानी उस केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का, यानी उस पूरे तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि वो आदमी कैसा दिखता है, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। तो वो मुआयना कर ही रहा था कि अकबर ने क्या कहा कि इस लड़ी में अभी तो काम बाकी है, क्योंकि वो लड़ी जो है वो पूरी नहीं हुई थी। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। अब केशव कुछ उत्तर देता उससे पहले ही उसे किसी के भागकर आते हुए आने की आवाज सुनाई दी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। और कौन आया उसकी नजरों के सामने? महल का पहरेदार। और उसने क्या बोला उस आदमी को? हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया, जो पहरेदार आया, उसे बड़ा गुस्सा आया कि मतलब अकबर बादशाह यहाँ पर हैं, और इस बच्चे की मजाल तो देखो कि ये इनके सामने बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है। मतलब बादशाह अकबर के आगे भी इसको कोई शर्म नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है बादशाह अकबर के लिए। तो पहरेदार ने क्या किया, पहले तो बादशाह अकबर को बोला, हुजूर मुझे माफ करें, मुझे पता नहीं चला कि आप यहाँ आ गए हो। और वो बहुत हाफ रहा था, क्योंकि भाग भाग के आया था। फिर उसने केशव को घूरते हुए क्या कहा, पहले तो वो आश्चर्यचकित हो गया केशव को देखकर कि वो ऐसे बैठकर काम कर रहा है और बड़े एटीट्यूड में काम कर रहा है। तो केशव को घूरते हुए उसने क्या बोला, बेवकूफ, खड़ा हो जा। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मतलब हुजूरे आला यानी बादशाह अकबर के आगे तू बैठा कैसे हुआ है? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अब केशव का माथा ठनक गया, यानी एकदम से उसके दिमाग में आया, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था बदहवासी में, यानी उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि वो क्या करे बदहवासी में। यानी इंसान को जब कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हाथ से
जो छेनी है वो छूटकर गिर गई और वो जल्दी से खड़ा हो गया और उसे ये समझ आ गया कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, क्योंकि सैनिकों को तो उसने बहुत बार गांव में आते जाते देखा था। तो पहरेदार को भी उसने गांव में आते जाते देखा था, तो उसे ये यकीन हो गया कि भाई ये पहरेदार अगर इन्हें हुजूरे आला कह रहा है तो इसका मतलब ये बादशाह अकबर ही है। तो केशव ने जल्दी से खड़ा हुआ, केशव, और केशव ने उनको झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अब जैसे खरगोश की छोटी छोटी आंखें होती है ना, वो बड़ी तिरछी निगाहों से देखता है खरगोश, तो ऐसे ही वो आंखें नीचे करके खड़ा रहा और तिरछी निगाहों से बादशाह अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी और अकबर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो एक आम जनता की तरह, एक आम इंसान की तरह उस बच्चे से बातचीत कर रहे थे। लेकिन पहरेदार के आते ही क्या हुआ, केशव को ये पता चल गया कि ये बादशाह अकबर है। तो अब क्या हो गया, अब फॉर्मेलिटीज हो गई। अब जो वो आपस में एक बातचीत कर रहे थे आम तरीके से, वो बातचीत जो है उसमें दखल आ गया। तो अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब उन्हें क्योंकि पहरेदार की ये दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने पहरेदार को खींचकर गुस्से में कहा कि तुम यहां से जाओ, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं, मुझे कृपया करके अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। अब पहरेदार तो चला गया, अब केशव को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, यानी वो असमंजस में पड़ गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, मतलब बादशाह अकबर को क्या बोले। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे, क्योंकि अब तो बादशाह अकबर है सामने। अब बादशाह अकबर अगर बोलेंगे तो ही काम प्रारंभ करेंगे, वरना तो हम काम प्रारंभ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी मर्जी तो चला नहीं सकते अब, क्योंकि यहां तो बादशाह अकबर खड़े हैं। तो वो बस ऐसे ही उन्हें देखता रहा और उनके हुक्म का इंतजार करता रहा कि बादशाह अकबर जब मुझे हुक्म देंगे तो मैं नक्काशी का काम शुरू करूंगा, वरना मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अंदर से उसको धक धक हो रही थी कि अरे बादशाह अकबर मेरी नजरों के सामने आ गए, कहीं ये मुझे कुछ कह ना दें। लेकिन अब जो उसका डर था वो थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि बादशाह अकबर उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अब उसे तो पता चल ही चुका है कि ये अकबर है। तो अकबर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। अब अकबर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो केशव ने ये नहीं कहा मेरा नाम केशव है, सिर्फ उसने क्या किया, एक शब्द में उत्तर दे दिया, केशव, मतलब नपातुला सा जवाब देना, यानी कम शब्दों में अपने उत्तर को दे देना। तो उसने क्या कहा, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। अकबर ने क्या कहा कि केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब केशव को समझ नहीं आ रहा, हाँ बोले ना बोले, उसने सिर हिला दिया, हाँ हाँ मैं आपको नक्काशी सिखाऊंगा। वो उलझन में पड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या उत्तर देना चाहिए, और बादशाह अकबर उसे नक्काशी के लिए बोल रहे हैं, तो उसने कहा हाँ हाँ मैं आपको नक्काशी सिखा दूंगा, लेकिन कैसे कहा, सिर हिलाकर। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अब क्योंकि अकबर को नक्काशी सिखानी है तो एक और छेनी और हथौड़ा चाहिए होगा, तो अकबर ने कहा कि अब तो तुम्हें छेनी और हथौड़े का इंतजाम करना होगा। तो केशव भी भाग कर गया और अपने पिता का छेनी और हथौड़ा उठाकर वापस आ गया, उल्टे पांव लौट आया, यानी भाग कर गया और वापस जल्दी से आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए। अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे, अकबर को लगा कि अब तो मैं केशव का दोस्त हूं, और दोस्ताना अंदाज में वो अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। और पास में एक और पत्थर पड़ा हुआ था जिसपे कोई डिजाइन नहीं बना हुआ था, कोई उसपे नक्काशी नहीं हुई हुई थी। तो उन्होंने उसे पत्थर को उठा लिया और कहा कि अच्छा अब केशव मुझे बताओ, मुझे इस पत्थर पर क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे। अब केशव को लगा कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। तो उसने संदेह भरी नजरों से अकबर को देखा, मतलब उसे डाउट था। संदेह क्या होता है, मतलब इंग्लिश में आप क्या कहते हो, डाउट। तो संदेह भरी नजरों से अकबर को देखा और पूछा कि हुजूर, क्या आप सचमुच नक्काशी करना चाहते हैं। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बादशाह अकबर को नक्काशी करने की जरूरत क्या है। वो तो इतने सारे कलाकारों को बोलेंगे कि मेरे लिए नक्काशी कर दो, तो वो 1 मिनट में नक्काशी कर देंगे। तो उसे
थोड़ा शक था कि बादशाह अकबर मुझसे नक्काशी क्यों सीखना चाहते हैं। जब उसने बादशाह अकबर से पूछा कि क्या आप सब कुछ ये करना चाहते हैं सचमुच में? तो अकबर ने कहा क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है मैं सीख ही लूंगा। और बादशाह अकबर ने भी बड़े विश्वास से कहा कि नहीं नहीं, मुझे सीखनी है और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं नक्काशी करना सीख जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अब केशव ने ना डायरेक्टली अकबर को कह दिया कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, मुझे पता है आप बादशाह हैं तो आप तो कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि लेकिन आप इतने बड़े बादशाह हैं, आपको खुद करने की क्या जरूरत है, आप तो किसी से भी करा सकते हो। तो उसने ना बड़े अनमने भाव से कहा, मतलब बेमन से कह दिया। मतलब वो सिखाना तो चाहता था बादशाह अकबर को, लेकिन बेमन से उसने ये कह दिया कि भाई ये कह देता हूँ कहीं बादशाह अकबर को बुरा ना लग जाए। तो उसने बड़े बेमन से कह दिया कि आप किसी से भी करवा सकते हो, तो अच्छा नहीं लगता ना, आप इतने बड़े बादशाह हो के नक्काशी मुझसे सीखो। अकबर हंसकर बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरा डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अब अकबर हंसकर बोले, कहते कि नहीं, मेरे लिए ना मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा मैंने ना पिछले हफ्ते किसी की मदद की थी, वो मिट्टी से भरा टोकरा उठाने में, डलिया ढोने में, यानी जो मिट्टी से भरे टोकरे होते हैं। तो कहता है मैंने ना किसी की मदद की थी मिट्टी से भरा टोकरा उठाने में। तो क्या नक्काशी करना उस भरे हुए टोकरे से उठाने जितने से भी ज्यादा मुश्किल काम है? तो केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, यानी उसे भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अकबर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा। अब उसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, तो उसने कहा चलो अब अकबर को नक्काशी सिखा ही देता हूँ, जितनी मुझे आती है उतना सिखा देता हूँ। तो वो अकबर के पास बैठ गया और अकबर को छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा कि छेनी को हमें कैसे पकड़ना है, कैसे उस पर हथौड़ा चलाना है। और जैसा कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था कि जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं, जब भी हम पत्थर पर कोई चित्र उकेरते हैं, तो हमें क्या करना होता है, कोयले से पहले वो डिजाइन बना लेना होता है, उसके बाद हम नक्काशी को प्रारंभ करते हैं। तो उसने भी क्या किया, उस पत्थर पर कोयले से एक सीधी लकीर खींची, क्योंकि किसी को भी अगर हम कुछ सिखाते हैं तो पहले क्या सिखाते हैं, सीधी लकीर। जब आपने भी पढ़ना लिखना शुरू होगा, तो जब आपने अक्षरों को लिखना शुरू होगा, तो आपने शायद नर्सरी क्लास में स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यही सब सीखा होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या था कि पहले लकीर उन्होंने कोयले से खींची केशव ने, और एक आसान सा नमूना बना दिया, मतलब बहुत इजी, जो कि आसानी से वो सिखा सके। और गंभीरता से कहा, बड़े स्ट्रिक्टली, बहुत गंभीर होकर कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब क्या हुआ, अकबर ने क्या किया, छेनी को उस लकीर पर रखा और बहुत तेज हथौड़ा मार दिया, मतलब जितनी जान वो लगा सकते थे उतनी जान से उन्होंने हथौड़ा मार दिया। तो क्या हुआ, जो गड्ढा था वो ज्यादा गहरा हो गया। तो ऐसे तो नक्काशी नहीं होती, नक्काशी करने के लिए तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से काम करना होता है। अगर हमें उस पत्थर के दो टुकड़े करने हो, तो हम उस पर अपना पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन अकबर को तो ये नहीं पता था, तो उन्होंने बहुत तेज से हथौड़ा मारा। तो केशव ने क्या बोला, अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत उनकी गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरणछी उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अब क्या हुआ, केशव ने उन्हें बोला, अरे अरे ऐसे नहीं करना। आप मतलब जैसे होता है ना, जैसे मैं टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप कोई गलती करते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करो। तो अब केशव टीचर था, केशव अध्यापक है, और अकबर जो है उसके शिष्य हैं। तो केशव ने अकबर की गलती पकड़ ली और उन्होंने कहा कि हथौड़े को आहिस्ता आहिस्ता से मारना है, यानी धीरे धीरे मारना है। और उसने करके दिखाया कि देखो ऐसे मारना है। और हाँ, और उसने कहा अपनी आंखों को थोड़ा मीच कर रखना, यानी अपनी आंखों को बंद करके रखना, वरना जब आप हथौड़ा चलाओगे तो जो पत्थर के टुकड़े निकलेंगे उसमें से, वो आपकी आंखों में जा सकते हैं, इसलिए अपनी आंखों को थोड़ा मीच कर रखो। अकबर मुस्कुराए और केशव को बोले, जी हुजूर, जैसा आपका हुक्म मैं वैसा ही करूंगा। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है।
अब वो क्योंकि वो दोनों इतने दोस्ताना अंदाज में काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए थे कि केशव ये भूल गया कि वो बादशाह अकबर हैं। एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। व्यसक कौन होता है? एडल्ट एज वाले, जैसे जितनी उम्र के आपके माता पिता हैं। जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो और आपके माता पिता किसकी श्रेणी में आते हैं? वो व्यसक की श्रेणी में आते हैं। और जो महा अकबर हैं वो भी कौन है? व्यसक हैं, बड़े हैं। तो एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में, एक अनाड़ी, क्योंकि अकबर को तो नक्काशी आती नहीं है, तो नक्काशी में तो वो अनाड़ी हैं जिन्हें नक्काशी की समझ नहीं है। तो उस अनाड़ी व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में केशव को बड़ा मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। अब बादशाह अकबर धीरे धीरे हथौड़े को चलाकर पत्थर पर नक्काशी करने लगे और उस लकीर को उकेरने लगे। बादशाह से जरा सी भी गलती होती तो केशव अपनी आंखें, जो हम कहते हैं गुस्से में अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लेते हैं, तो ऐसे ही त्योरियां चढ़ जाती, यानी उनकी जो आईब्रोज होती हैं वो गुस्से में ऐसे ऊपर कर लेता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अब जब अकबर नक्काशी कर रहे होते थे तो बीच बीच में पूछते जाते हैं कि केशव, जो मैं ये नक्काशी कर रहा हूँ ये ठीक है ना? तो केशव सिर हिलाकर कह देता, नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है। तो वो अपनी असहमति जता देता, यानी असहमति क्या, यानी वो सहमत नहीं था कि अभी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बना पा रहे हैं। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब वो दोनों, अब केशव अपने नक्काशी के काम में जुट गया और उसने अकबर को बता दिया था कि आपको कैसे नक्काशी करनी है। और अकबर जो है वो केशव का मुआयना करने लगे, केशव को ऑब्जर्व करने लगे कि केशव अपने काम को कैसे कर रहा है। और वो दोनों इतने व्यस्त हो गए, इतने बिजी हो गए कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि आसपास में क्या चल रहा है। और जो दूसरे संग तराश थे, जो केशव जैसे और दूसरे बच्चे थे, वो उन दोनों को बड़े ही कौतूहल से देख रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रहे थे कि बादशाह अकबर केशव से नक्काशी सीख रहे हैं। तो जो दूसरे लोग थे वो उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं चला कि इन्हें कोई ऑब्जर्व भी कर रहा है या इन्हें कोई देख भी रहा है। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब जैसे केशव ने सिखाया था कि पहले कोयले से डिजाइन बनाना है, फिर उसको उकेरना है। लेकिन केशव में क्या क्वालिटी थी? केशव क्या कर रहा था? केशव ने जो डिजाइन बनाए हुए थे, मतलब ये अकबर की ऑब्जर्वेशन थी केशव के लिए, कि केशव ने जो डिजाइन बनाए थे वो उस डिजाइन के अलावा अपनी तरफ से भी कुछ दिमाग लगाकर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, कुछ नए डिजाइन जो है वो उसमें ऐड कर रहा था, जिससे कि वो डिजाइन जो है और ज्यादा खूबसूरत लगे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। और उस लड़के की उस लगन को देखकर, उसके काम को देखकर अकबर ने धीरे से केशव को कहा कि केशव, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। फनकार कौन होता है? आर्टिस्ट। तो उन्होंने कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, यानी मेरा जो कारखाना है जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, तो एक दिन तुम भी मेरे काम का कारखाने में काम करोगे। तो केशव ने कहा, कारखाना? कैसा कारखाना? कारखाने को वैसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो फैक्ट्री बोलते हैं। तो तो अकबर ने वहां पर बोला कि कारखाने में, तो बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार, शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। कारखाना मतलब फैक्ट्री। तो उन्होंने कहा कि अभी जो मेरा महल का काम चल रहा है, महल का काम पूरा हो जाए और सारे लोग आगरा में आकर बस जाएं, उसके बाद मैं कारखाना बनवाऊंगा, यानी मैं फैक्ट्री बनवाऊंगा। और उस फैक्ट्री में क्या होगा? मेरी सल्तनत के, यानी मेरे इस पूरे राज्य के जो सबसे बढ़िया फनकार होंगे, सबसे अच्छे आर्टिस्ट होंगे, जो पत्थर पर नक्काशी करने वाले होंगे, जो लकड़ियों पर लकड़ियों पर अच्छे डिजाइन बनाने वाले शिल्पकार होंगे, चित्र बनाने वाले कलाकार होंगे, गलीचे क्या होते हैं? कारपेट, कारपेट्स बनाने वाले बुनकर होंगे। और पत्थर, संग तराश कौन है? पत्थर पर नक्काशी करने वाले।
पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार। वो कहता है सारे जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे उन सबको मैं अपने कारखाने में रखूंगा और सबको वहां काम करने का मौका दूंगा। तो केशव को बोला कि तुम भी बहुत बड़े फनकार बनोगे और तुम्हें भी मैं अपने कारखाने में काम दूंगा। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। और केशव तो खुश हो गया कि मुझे बादशाह अकबर के कारखाने में काम करने को मिलेगा। और वो बहुत खुश हो गया और उसने बादशाह अकबर को बोला कि मैं जरूर आपके कारखाने में काम करूंगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अब अकबर उठ खड़े हुए क्योंकि अब उन्हें वहां से जाना था अपने राजमहल में। और जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया। हम किसी का कंधा कब थपथपाते हैं? हम उसे ब्लेसिंग देते हैं, उसे वेरी गुड बोलते हैं, तो हम उसका कंधा थपथपाते हैं। तो उन्होंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अब आप अपने काम को करो और मैं चलता हूं। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। और केशव ने उनसे कहा कि आप क्या दोबारा आएंगे मुझसे नक्काशी सीखने या मुझसे मिलने? तो अकबर ने कहा, हाँ हाँ केशव, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। एक वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। अब जब बादशाह अकबर चले गए तो जो सारे संग तराश काम कर रहे थे वो सारे केशव के पास आ गए और उसे घेर कर बैठ गए और पूछने लगे कि अच्छा बादशाह अकबर से तेरी क्या बात हुई, जल्दी जल्दी बता। और वो एक एक करके सबको बादशाह और अपनी मुलाकात की सारी बातें बताने लगा। रात हो चली थी और सबको बातें बताते बताते क्या हो गया, रात हो गई। केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहा। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अब क्या हुआ कि ये इतना थका हुआ था, नक्काशी भी की थी, पूरा दिन अपने दोस्तों को इतनी तारीफों के गुणगान गाए थे बादशाह अकबर के, और थकने के बाद भी उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बस वो अकबर के साथ जो उसका एक समय बीता था वो उसको भुलाना नहीं चाहता था। तो उसने फिर अब नींद तो आ रही थी तो वो क्या किया, उसने वो अपने पिता के बिस्तर में आ गया और वहां उनके पिता के बिस्तर में घुस गया और लेट गया। और पिता ने उसको बोला, भाई आज तो तुम बड़े प्रसिद्ध हो गए, तुम तो बहुत फेमस हो गए, अभी से तुम्हारे नाम के चर्चे हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। और केशव ने अपने पिता को क्या बोला कि बादशाह सलामत। बादशाह सलामत कौन? अकबर। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। और उसने क्या किया, वो अपने पिता के बाहों में यानी हाथों में, हाथों पे जैसे आप देखते हैं ना मम्मी की बाहों में आप लेट जाते हैं रात को, तो ऐसे ही वो अपने पिता की बाहों में सिर टिकाकर लेट गया और धीरे से अपने पिता को क्या बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। और उसने कहा कि बादशाह बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो पिता ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही पहचाना तुमने बादशाह अकबर को। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब उसके दिमाग में एक प्रश्न था कि जब आगरा में इतना अच्छा महल है तो फिर सीकरी क्या है, ये फतेहपुर सीकरी, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे फतेहपुर सीकरी गए भी होंगे, आगरा से थोड़ा दूर है वो। तो उसका ये प्रश्न जायज ही था। तो उसने अपने पिता से पूछा कि आपने आगरा में इतने अच्छे अच्छे महल हैं बादशाह अकबर के, तो वो फतेहपुर सीकरी में क्यों शहर बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। अब उन्होंने कहा कि हाँ, आगरा में बहुत अच्छे अच्छे महल हैं, आगरा बहुत अच्छा शहर है। और फिर कहता है लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से वो सीकरी में भी नया शहर बनवा रहे हैं, उसका एक कारण है। तो केशव वो कारण जानना चाहता था कि बादशाह अकबर जो है वो सीकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, यानी जब उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था उनका, इस वजह से वे हर वक्त बहुत परेशान रहते थे। वो बहुत सारे साधु संतों के पास गए, फकीरों के पास गए, और उन्होंने बहुत सबसे मतलब बहुत पूजा पाठ किया जिससे कि उनकी संतान हो, उनके बच्चे हो जाएं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। और ऐसे ही फकीरों और संतों के चक्कर काटते काटते वो कहाँ पहुंचे, भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। सीकरी में वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए
और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। और ख्वाजा सलीम चिश्ती ने ही अकबर को बताया था कि वो अपनी संतान के लिए चिंतित ना हो, भविष्य में उनकी तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। अब केशव को अकबर के तीनों बच्चों के नाम याद थे, तो केशव ने पिता को बोला कि शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, ये उनके तीनों बच्चे। तो पिता ने कहा बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था, क्योंकि जो ख्वाजा सलीम चिश्ती थे वो सिकरी में रहते थे। तो तब से ही, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से और उनकी भविष्यवाणी से केशव को तीन संतानें मिली थी, इसलिए बादशाह अकबर ने ये निश्चय किया था कि वो सिकरी में शहर बनवाएंगे और सिकरी को भी आगरा जितना सुंदर बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने वहां नगर बनाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। और केशव को यह भी लगा कि अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि बादशाह अकबर ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम क्यों रखा है सलीम, क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी तीन संतानें होंगी। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए, ख्वाजा सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए ही अकबर ने अपने बड़े बेटे का नाम क्या रखा, सलीम। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। और पिता ने कहा इसीलिए, क्योंकि अब सिकरी को में भी नया शहर बनना है, इसलिए हम पत्थरों पर नक्काशी का काम अभी से कर रहे हैं। केशव उनींदी आवाज में बोला। अब जो ये हूं था ना, ये नींद वाली आवाज थी, क्योंकि अब उसे नींद आने लगी थी। तो उसने उनींदी आवाज में, यानी नींद वाली आवाज में कहा, हम्म। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, और पिता ने जब देखा तो उनका बेटा सो चुका था। तो बच्चों, आज हमने नन्हा फनकार कहानी पढ़ी, जो कि केशव की कहानी थी, जिसके अंदर इतनी लगन थी उस काम को सीखने की, और बादशाह अकबर ने भी उससे नक्काशी का काम सीखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस पाठ से कोई ना कोई शिक्षा जो है वो अवश्य ली होगी। तो बच्चों, आज हम यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगली बार मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।